हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डोभाल। तो दोस्तों आज हम लुसेंट जी के इंडियन हिस्ट्री का 18 पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कशन की थी। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता को एक्सप्लेन किया था। आप चाहे तो जाकर उस वीडियो को प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये भी बात की थी कि जो हमारा नवपाषाण काल का जो थोड़ा सा पार्ट है वो रह गया और उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं नवपाषाण काल के बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों जो नवपाषाण काल के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो नवपाषाण काल के समय ही मनुष्य स्थायी निवास बना के रहने लगा, वो कृषि वगैरह करने लगा, वो धातु के औजारों का प्रयोग करने लगा। जो पहिए की खोज थी वो भी मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही की थी। और दोस्तों जो नवपाषाण काल का जो समय था, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो नवपाषाण काल की शुरुआत ईसा के जन्म से 7000 साल पहले हुई थी। यानी कि जब ईसा का जन्म हुआ था उससे 7000 साल पहले नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी। फिर हम आगे बात करते हैं भारत में मध्यपाषाण काल की जो जानकारी थी। दोस्तों जो भारत में जो मध्यपाषाण काल की जो हमें जानकारी दी थी वो हमें दी थी 1867 में, और वो हमें जानकारी दी थी CL कार्लाइट ने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारे भारत का जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे इनको पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले, और उससे मतलब जब उन्होंने इनका निरीक्षण वगैरह किया तो इन्होंने हमें मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी दी। दोस्तों ऐसा था कि जब पूरा पाषाण काल हुआ करता था ना, तो उस समय मनुष्य बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करता था। यानी कि उस समय मनुष्य को ज़्यादा पता नहीं था कि वो कैसे औजार वगैरह बनाए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता तो मनुष्य पत्थर के छोटे छोटे और बड़े अच्छे अच्छे औजार बनाने लगा। तो जो हमें विंध्य पर्वत श्रृंखला है वहाँ से हमें जो छोटे पत्थरों के औजार हैं वो प्राप्त हुए थे, और इसकी जानकारी हमें 1867 में मिली CL कार्लाइड द्वारा। फिर हम बात करते हैं भारत में मानव के अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। तो दोस्तों जो मानव के कंकाल वगैरह हैं वो भी हमें मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर। तो दोस्तों जो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो था मोहनजोदड़ो। जब मैंने आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी तब भी मैंने आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में बात की थी। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है इसका जो सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। फिर हम आगे चलते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे अब हम असम की। असम भारत का एक राज्य है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि जो असम में एक श्वेतब्रू गिबन नाम का एक कपि पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है। तो दोस्तों जो भारत का जो राज्य है असम, वहाँ पर एक श्वेतब्रू गिबन नाम का एक कपि पाया जाता है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि है तो ये भी एक जैसे बंदर की तरह है। लेकिन दोस्तों जो कपि और बंदर में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो कपि होता है उसकी पूंछ नहीं होती है और जो बंदर होता है उसकी पूंछ होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो चिंपैंजी वगैरह होता है और जो गोरिल्ला वगैरह होता है तो उनकी भी पूंछ नहीं होती, वो भी मतलब जैसे, और हमारी भी पूंछ नहीं होती, तो इनको कपि कहा जाता है और इनको मानभाव कपि कहा जाता है। और जिन बंदरों की पूंछ होती है उनको हम बंदरी कहते हैं, लेकिन जिनकी पूंछ नहीं होती उनको हम कपि कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो भारत में मतलब एकमात्र जो कपि पाया जाता है उसका नाम श्वेतब्रू गिबन है। फिर हम आगे बात करते हैं इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। तो दोस्तों जो इनाम गांव है ये एक कहा जा रहा है कि ये ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती थी।
तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग और कुछ नहीं है, बस जिस समय मनुष्य तांबे तांबे का ज़्यादा यूज़ किया करता था, यानी कि जो तांबा जो मेटल होती है, जब मनुष्य इसका ज़्यादा यूज़ किया करता था तो उस युग को हमने ताम्रपाषाण युग कह दिया। और जो आपका इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और दोस्तों जो आपकी जोरबे संस्कृति है ना, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में ईसा के जन्म से 1400 साल पहले हुई थी। यानी कि जब ईसा का जन्म हुआ था तो उससे 1400 साल पहले जोरबे संस्कृति की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। और ये फिर बाद में मध्य प्रदेश तक भी फैल गई थी। और ये जो जोरबे संस्कृति थी ये भी उस समय भी मतलब तांबे वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। और जो इनाम गांव हैं ये भी जोरबे संस्कृति से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं, भारत में शिवालिक पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो हमारी हिमालय रेंज है इसमें हमें शिवालिक की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो कहा जा रहा है कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसमें हमें कुछ जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों जीवाश्म क्या होते हैं, जैसे मान लो कि कोई जानवर आज मर गया, या फिर मैं उसको अगर सालों बाद अगर मुझे उसके अस्थि वगैरह जो उसके मुझे कंकाल वगैरह मिले तो हम उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो यानी कि जो भारत में जो शिवालिक का क्षेत्र है वहाँ पे हमें कुछ जानवरों के अवशेष वगैरह मिले हैं। फिर हम बात करते हैं, भीमबेटका गुफा पूरा पाषाण कालिक आवासीय स्थल है। तो दोस्तों जो हमारा भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे भीमबेटका की कुछ गुफाएं पाई जाती हैं। और उन गुफाओं में आदिमानव ने क्या किया हुआ है कि जो गुफा की दीवारें हैं ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ चित्रकला वगैरह की हुई है, उन्होंने कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए हैं। तो वो समझ तो नहीं आते कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग्स वगैरह गुफा के अंदर बनाई हुई हैं। और ये जो भीमबेटका की जो गुफा है ये प्रसिद्ध भी इसी के लिए कि यहाँ पे आदिमानव ने शैल चित्रों का निर्माण किया हुआ है। अंदर शैल चित्र यानी कि पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं आदिमानव ने। और जो ये चित्र बने हुए हैं इन गुफाओं के अंदर, उनको पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के समय के बीच का माना जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों कहा जा रहा है कि जो उन लोगों ने जो पेंटिंग वगैरह की है ना भीमबेटका में, कहा जा रहा है कि ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चिन्ह है। तो कहा जा रहा है कि जो मानव द्वारा जो बनाई गई जो पेंटिंग्स है ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें ये सबसे प्राचीन चिन्ह है कि जहाँ पे मानव रहा करता था और ऐसे चित्र वगैरह भी बनाया करता था। और दोस्तों जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। और इनकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1957 से 1958 के बीच में। और इनकी जो खोज की थी उनका नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। फिर हम आगे बात करते हैं, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। तो दोस्तों जो भीमबेटका का जो क्षेत्र है इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। और जुलाई 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। फिर हम बात करते हैं, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। तो दोस्तों जो भारत देश है हमारा, इसमें जो मानव के रहने का जो पहला प्रमाण है वो हमें नर्मदा नदी की घाटी में मिलता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।